हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरजन सिंह एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर देवनपाल सरस्वती विद्या मंदिर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, हमारे पाठ का चैप्टर का नाम ये है। आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र ही क्यों अनिवार्य है। इसके लिए आप सभी को अनिवार्य है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो अवश्य देखें। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो चैप्टर का पूरा सार आपके समझ में आएगा। अगर नहीं देख पाते हैं तो वो आप समझ नहीं पाते, इसलिए पूरी वीडियो देखना अनिवार्य है। तो आइए चलते हैं अपने अध्याय पर। तो हमारा आज का चैप्टर है कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र क्या और क्यों। किसका चैप्टर है ये? नागरिक शास्त्र। अभी सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के 4 अध्याय हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। और आज हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले आता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ। असल में लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। संस्कृत में ये जो शब्द है आपका लोक, लोक का अर्थ होता है लोग या जनता। लोक का अर्थ होता है लोग या जनता। लोक का अर्थ क्या गया? लोग या जनता। तंत्र का क्या मतलब है? और संस्कृत में तंत्र का अर्थ होता है शासन। तंत्र का अर्थ क्या है? शासन। अर्थात कैसा शासन? लोगों का शासन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। आइए लोकतंत्र के बारे में सही रूप से जानने के लिए कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो हमें स्पष्ट कर देंगे कि वास्तव में लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र की परिभाषाएं। लोकतंत्र का अर्थ सही रूप से जानने के लिए हम देखते हैं लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा में हम देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा, जो हमें लोकतंत्र के बारे में स्पष्ट बताएगी कि वास्तव में लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, अब्राहम लिंकन ने अपनी लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। जनता के द्वारा शासन है। आइए जरा सही से समझते हैं। परिभाषा में पहला शब्द आता है लोकतंत्र जनता का। किसका शासन? जनता का। क्योंकि लोकतंत्र में जनता क्या करती है? जनता अपने शासक का चुनाव करती है। चुनाव कौन करती है? जनता। इसलिए शासन किसका हुआ? जनता का। जनता के लिए लोकतंत्र अपने शासक का जो चुनाव करती है वो किसके लिए करती है? अपने लिए करती है। किसके लिए? अपने लिए। तो क्या हो गया? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये जो हमारा शासक चुन के आया लोकतंत्र में, वो किसके द्वारा चुन के आया? जनता के द्वारा। तो ये परिभाषा अपनी जगह सटीक है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। एक और सरल सी परिभाषा लेते हैं। एक परिभाषा तो आपकी एक और सरल परिभाषा, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। क्या? लोकतंत्र शासन का एक
ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव, जनता के द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा, शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। शासक का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। ये बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा है लोकतंत्र की। एक बार फिर से देखिए, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। परिभाषा बहुत सिंपल है, बड़े याद समझ में आती है। कैसा रूप? जिसमें शासक का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोगों के द्वारा। लेकिन इस परिभाषा में, सिंपल सी परिभाषा में भी बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। उन प्रश्नों के हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो छुपे हुए हैं। सबसे पहला आता है शासन का एक ऐसा रूप। दूसरा क्या? शासक। तीसरा इसमें एक प्रश्न निकल कर आता है चुनाव, और अगला प्रश्न निकल कर आता है लोगों के द्वारा। ये किस तरह के प्रश्न हैं? देखिए, इन्होंने कहा कि शासक का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। अब शासक कितने प्रकार के होते हैं? शासक हम जानते हैं कि शासक भी कई प्रकार के। एक होता है निरंकुश शासक। निरंकुश शासक है तो ये भी शासक ही। अब निरंकुश शासक का मतलब क्या होता है? जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, जो अपनी मनमानी करता हो, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता हो। क्या वो शासक लोकतंत्र का शासक हो सकता है? क्या ऐसे शासक को हम लोकतंत्र का शासक कहेंगे? एक और शासक होता है तानाशाह। ये भी शासक है, तानाशाह। तानाशाह क्या करता है? तानाशाह भी अपनी मनमानी करता है, अपने अकॉर्डिंग सारे काम करता है, किसी की नहीं सुनता देश में। जो उसे करना है वो वही काम करता है। क्या ऐसा शासक लोकतंत्र का शासक हो सकता है? नहीं। वास्तव में लोकतंत्र का शासक कैसा होता है? लोकतंत्र का शासक वो होता है जो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करता है। हम निरंकुश शासक को या तानाशाह को लोकतंत्र का शासक नहीं कह सकते। वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। लोकतंत्र का शासक वो होता है जो वास्तव में किसके अनुसार कार्य करता है? संविधान के अनुसार। जिस देश का जो संविधान होता है उसके अनुसार कार्य करने वाला लोकतंत्र का शासक होता है। संविधान के अनुसार कार्य करने वाला कौन होता है? लोकतंत्र का शासक होता है। तो इस प्रकार हमारे समझ में आया कि वास्तव में लोकतंत्र का शासक कैसा होता है। अब दूसरी चीज पर आते हैं, चुनाव। देखिए, चुनाव क्या होता है? चुनाव के बारे में हमें देखना है कि चुनाव भी कई प्रकार के होते हैं। चुनाव के लिए किस चीज का होना आवश्यक है? हमने क्या लिया? चुनाव। दूसरा पॉइंट लिया हमने चुनाव। लोग क्या करते हैं? लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव में क्या होना अनिवार्य है? देखिए, चुनाव में विकल्प होना अनिवार्य है। अगर चुनाव में कोई विकल्प ही नहीं है तो क्या वो चुनाव है? हम कहें कि यहाँ पर एक पार्टी है, जैसे चुनाव में विकल्प के लिए बहुत सारी पार्टियां होनी अनिवार्य हैं, A, B, C, D पार्टियां, जैसे हमारे देश में भी हैं। भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, निर्दलीय दल बहुत सारे हैं। तो चुनाव में विकल्पों का होना अनिवार्य है। वास्तव में वो होता है चुनाव। लेकिन जहाँ कोई विकल्प ही ना हो, हम कहें कि एक ही पार्टी, ए पार्टी, इस पार्टी को ही क्या करना है आपको? इस पार्टी का ही आपको चुनाव करना है। कुल मिला के आपको वोट कहाँ देना है? वोट आपको यहीं देना है और आपको यहीं लगानी है। तो क्या ये चुनाव हुआ? नहीं। तो जिन देशों में
ऐसी चुनाव की व्यवस्था नहीं है, उन देशों को भी हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। लोकतंत्र में विकल्प का होना अनिवार्य है, लोगों के पास अच्छे व्यक्ति के विकल्प का होना अनिवार्य है। देखिए तीसरी बात आती है लोगों के द्वारा। लोग कौन लोग? यानी लोकतंत्र में अपना शासक चुनने के लिए किन लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है? क्या देश की पूरी जनता, छोटे बड़े सभी वोट डाल सकते हैं? नहीं। हमारे देश में भी वोट डालने की एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 18 वर्ष। 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने का अधिकार, 18 वर्ष के व्यक्ति को क्या है? वोट डालने का अधिकार है। इसको बोलते हैं हम वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और वयस्क व्यक्ति को हमारे देश में वोट डालने का अधिकार है। अब वयस्क व्यक्ति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला ये व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, यानी कि 18 वर्ष की अगर आयु आप पूर्ण कर चुके हैं तो हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। इसमें ऐसा नहीं है कि रंग, आधार, जाति के भेद पर कोई अंतर किया जाए, सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो ऐसे लोग जो देश के सभी लोगों को, एक निश्चित आयु के देश के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, ऐसे शासन को कहते हैं हम लोकतांत्रिक शासन। यानी कि ऐसा शासन जो निकल कर आता है। शासन का रूप, चौथा पॉइंट क्या हमारा? शासन का रूप। शासन का रूप कहीं क्या होता है? कहीं सैन्य शासन होता है, शासक का रूप सैन्य शासन। ये भी तो एक शासन का रूप है ना। जैसे कि म्यांमार में 2011 तक क्या था? सैन्य शासन था। सैन्य शासन। दूसरा राष्ट्रपति शासन भी होता है। कहीं क्या होता है? कहीं राष्ट्रपति शासन होता है और कहीं क्या होता है? प्रधानमंत्री शासन। जैसे कि हमारे देश में क्या है? प्रधानमंत्री को चुना जाता है देश का मुखिया, तो वो क्या होता है? राष्ट्र प्रधानमंत्री। तो ये होता है ऐसा शासन जिसमें ये सारी विशेषता हों। कैसा शासक? कैसा हो? चुनाव की प्रक्रिया क्या हो और वोट डालने वाले लोग कौन हो, तो उसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक शासन। तो हमने क्या देखा? हमने ये अब देखते हैं हम जो हमारी परिभाषा निकल गई थी। क्या परिभाषा निकल गई? शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासक का चुनाव लोगों द्वारा होता है। ये तो हमारे समझ में आ गया कि कैसे शासक का चुनाव लोकतांत्रिक शासन में होता है, किस प्रकार के लोगों द्वारा होता है। लेकिन अब क्या हम इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा मानकर ये क्लियर कर लें कि वास्तव में जिन देशों में शासक का चुनाव लोगों द्वारा होता है वहाँ क्या होती हैं? लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। अब जरा इस परिभाषा के आधार पर हम कुछ ऐसी सरकारों को देते हैं जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, जहां क्या है? गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। और उसके पश्चात हम कुछ ऐसी सरकारों को देखेंगे जहां चुनाव प्रक्रिया होती है लेकिन फिर भी हम उन देशों की सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। लेकिन पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र की सरकार किस प्रकार की होती है। देखिए, लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं किसका? म्यांमार का और सऊदी अरब का। म्यांमार में 2011 तक म्यांमार में 2011 तक किसका शासन था? सैनिक शासन, सैन्य शासन। मतलब सेना पर जिन लोगों का नियंत्रण था वो क्या बन गए? वो देश के शासक बन गए। तो ऐसे शासन को जहां सैनिक शासन हो, क्या हम उस शासन को लोकतांत्रिक शासन कहेंगे? नहीं, ऐसे शासन को हम कहेंगे गैर लोकतांत्रिक शासन। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम सऊदी अरब का। सऊदी अरब में क्या होता है? सऊदी अरब में चुनाव नहीं होता राजा का। वहाँ जो शासक बनते हैं वो राज परिवार में जन्म लेने के कारण शासक बनते हैं और लंबे समय से वही प्रक्रिया उनके साथ चली आ रही है।
मतलब वहाँ शासक का चुनाव सऊदी अरब में लोग नहीं करते, परिवार में जन्म लेने के आधार पर वो क्या बनते हैं। तो क्या हम सऊदी अरब की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? तो ये सरकारें कैसी सरकारें हैं? गैर लोकतांत्रिक शासन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि म्यांमार और सऊदी अरब में क्या है? गैर लोकतांत्रिक शासन। वैसे थोड़ा म्यांमार के बारे में हम आपको बताते हैं कि सन 2011 तक म्यांमार में गैर लोकतांत्रिक शासन रहा। जिस प्रकार हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार हमारा पड़ोसी देश म्यांमार सन 1948 में आज़ाद हुआ था। और 1948 के पश्चात 2011 तक क्या रहा? वहाँ भी सैनिक शासन ही रहा। सन 2011 से लेकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुई, लेकिन अभी फरवरी 21 में सैनिकों ने फिर क्या किया? वहाँ दोबारा सैन्य शासन स्थापित कर दिया और लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब हम जरा उन देशों के बारे में देखते हैं जहाँ चुनाव प्रक्रिया होती है, जहाँ वोट पड़ते हैं, जनता वोट डालती है, लेकिन क्या वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है? इसमें हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं चीन का। देखिए, चीन में राजा चुनने के लिए चीन की संसद का चुनाव होता है। चीन की संसद का पूरा नाम है कवांगुओ रेममिन दाइब्याओ दाहुई। ये किसका नाम है? ये चीन की संसद का नाम है। एक बार फिर देखिए, कवांगुओ रेममिन दाइब्याओ दाहुई। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय जन संसद, यानी कि जनता की संसद। तो चीन में प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होते हैं? संसद के लिए चुनाव होते हैं। ये राष्ट्रीय जो जन संसद है आपकी, इसके लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। 5 वर्ष बाद संसद के लिए चुनाव होते हैं चीन में। और संसद क्या करती है? संसद ही देश का राष्ट्रपति नियुक्त करती है। लगभग पूरे चीन से प्रत्येक 5 वर्ष बाद 3000 ऐसे व्यक्ति निकल कर आते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इन चुनाव लड़ने वाले लोगों को भी चीन की एक पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब इस चुनाव में जो भी व्यक्ति खड़ा होता है, यानी जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, उसे चुनाव लड़ने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या लेनी पड़ती है? मंजूरी। आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी के बिना चुनाव ही नहीं लड़ सकते। यानी पूरा जो होल सोल महत्व है वो किसका है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का। और चीन में हर बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही कौन बनता है? राष्ट्रपति बनता है। यानी देखा जाए तो पब्लिक के पास विकल्प में क्या है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तो एक ही है, ठीक है, उसके मेंबर अलग अलग हैं, मतलब चुनाव वाले जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग, लेकिन पार्टी क्या है? पार्टी तो एक ही है। क्या इस तरह की पार्टी को, क्या इस तरह के देश को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? क्या चीन को कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार? जब एक ही पार्टी को आपको वोट देना, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जबकि लोकतांत्रिक सरकार में क्या बताया था हमने? विकल्प का होना अनिवार्य है। या हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो क्या चीनी की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है? एक दूसरा उदाहरण लेते हैं मैक्सिको का। देखिए, मैक्सिको के बारे में बताते हैं आपको। मैक्सिको को 1930 में आज़ादी मिली थी। 1930 में हमारे देश की तरह ये भी देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। मैक्सिको में 3 राष्ट्रीय दल हैं, 3 बड़े राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से 3 बड़े राष्ट्रीय दल हैं? देखिए, एक दल का नाम है PRI। PRI चीन का बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल है। हमारा दूसरा दल है NAP। और तीसरा जो दल है वो है PDR।
PDR। अब देखिए, तो मैक्सिको में कितने दल हैं? 3 बड़े राष्ट्रीय दल हैं। 3 बड़े राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? PRI है, NAP है और PDR है। लेकिन 1930 से लेकर 2006 तक हमेशा सरकार किसकी बनी? PRI की। हमेशा सरकार बनी PRI की। PRI की ही सरकार बनी। भाई कैसे बनी PRI की सरकार? अब आप देखिए कि इतने लंबे समय तक PRI की सरकार कैसे बनी। PRI अपनी सरकार को बनाने के लिए साम दान दंड भेद सारे उपाय अपनाती थी। जब भी चुनाव आते थे तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, उन सबको आदेश मिलता था कि PRI की बैठक में सभी अधिकारियों को, सभी सरकारी कर्मचारियों को मौजूद होना अनिवार्य है। और सभी सरकारी कर्मचारियों व उनके परिवार के वोट कहाँ पड़ने हैं? PRI के खाते में जाने हैं। और तो और PRI स्कूल, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी बुलाकर ये कहा जाता था कि आप अपने स्कूल के विद्यार्थियों के अभिभावकों को PRI को मत देने के लिए प्रेरित कीजिए और उन्हें समझाइए कि आपको PRI को ही वोट देना है। एट ए टाइम चुनाव स्थानों को चेंज कर दिया जाता था, यानी हर प्रकार से देश में कौन आती थी? PRI। तो क्या एक ही सरकार अगर देश में लगातार आ रही है तो क्या वो लोकतांत्रिक सरकार है? क्या हम ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? तो हमारी परिभाषा वास्तव में हमें ये देखना है कि वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होती है कि जहां लोगों के पास विकल्प हो। अगर कोई सरकार सही से कार्य ना करे तो दूसरी सरकार को चुनने का विकल्प हो, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। अब तक हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा के बाद हमने देखा वास्तव में लोकतांत्रिक देश कौन से होते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी होती है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है। मतलब हमारे लिए अगर देखा जाए तो वास्तव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वो वास्तव में एक अच्छी प्रणाली कैसे है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। इससे बड़ा कोई भी लोकतांत्रिक देश संसार में नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत की जनसंख्या हमेशा अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो लड़ती रहती है और मैं समझता हूँ कि भारत के सभी लोग हमेशा सुखी रहते हैं। तो हम लेते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी लोकतंत्र ही आवश्यक क्यों है, लोकतांत्रिक सरकार को अच्छी सरकार, अच्छी शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है। तो देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में हमारा पहला तर्क है अधिक जवाबदेही वाला शासन। लोकतांत्रिक शासन कैसा होता है? जिसमें सरकार की जवाबदेही बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि साथ में कौन होता है? विपक्ष होता है। विपक्ष भी किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर क्या मांगता है? जवाब मांगता है। और उस पॉइंट पर, उस मुद्दे पर सरकार को क्या देना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। जनता भी जवाब मांगती है। इसलिए अगर देखा जाए तो लोकतंत्र सबसे अधिक जवाबदेही वाला शासन होता है। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती वहां जनता को व अन्य किसी को नहीं पूछा जाता। जो सरकार करना चाहती है अपनी मनमानी से करती है। तो एक तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी शासन व्यवस्था होती है कि सभी को जवाब लेने का अधिकार है। नागरिकों का सम्मान, देखिए लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को पूरा सम्मान मिलता है। नागरिकों से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स, मतलब सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। नागरिकों की सहमति के बिना उसे सम्मान दिए बिना शासक कोई भी काम कर देते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र के पक्ष में बेहतर निर्णय लेने की संभावना। लोकतांत्रिक सरकारें अपने अकॉर्डिंग एकदम मनमानी से कोई भी निर्णय नहीं लेती हैं। वो निर्णय लेने में थोड़ी देरी लगाती हैं, लेकिन एक बेहतर निर्णय जनता को दिया जाता है।
तो लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। यानी अधिकांशतः किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर जो निर्णय लिया जाएगा ना, मैं समझता हूँ वो निर्णय अच्छा ही होगा, सभी के हित में होगा। तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकारें जो क्या लेती हैं, बेहतर निर्णय लेने की, मतलब अधिकांशतः बेहतर निर्णय हमारे सामने आता है। गलतियों के सुधार के अवसर। अब एक सबसे बड़ा उपाय क्या है लोकतांत्रिक सरकार में, कि यदि कोई शासक गलती करता है, यदि वो जनता की नहीं सुनता, तो हमारे पास क्या विकल्प है, सुधारने का अवसर है। 5 साल बाद हम उसको हटाकर किसी दूसरे को शासक बना देते हैं, और जब दूसरा शासक बन जाता है तो वही जो पहले वाला शासक था वो फिर अपनी गलतियों के बारे में सोचता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, और आगे अगर मैं शासक बनूंगा तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करूंगा। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, गलतियों को सुधारने के अवसर होते हैं। अब कुछ बातें लेते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। देखिए, लोकतंत्र के विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, जहां पक्ष में होते हैं वहां विपक्ष में भी होते हैं। अधिकांशतः लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होती है, अस्थिरता होती है। अस्थिरता का मतलब वहां सरकारें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होते हैं और जनता जनार्दन जिसको चुनती है वही देश का शासक बनता है। तो लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होती है, अस्थिरता होती है। फैसले में देरी। लोकतांत्रिक सरकारें क्या लेती हैं, जब किसी मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें सभी को ध्यान में रखकर, जनता को ध्यान में रखकर, अन्य सभी लोगों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया जाता है, इसलिए फैसला लेने में भी देर हो जाती है। और कभी कभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ भ्रष्टाचार की संभावना रहती है, भ्रष्टाचार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इन तर्कों के बावजूद भी देखिए, ऐसा जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते हैं। तो इन दोषों के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक अच्छी पद्धति, अच्छी व्यवस्था माना जाता है। इसलिए जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वो देश हमेशा खुशहाल रहेगा, उस देश के जन हमेशा सुखी रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के अंतर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों अध्याय का अध्ययन किया। अब आपको करना यह है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक खोलकर इस अध्याय का अध्ययन खुद करें, ताकि एक एक पॉइंट आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, घर पर ध्यान से पढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। धन्यवाद।